हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम दिसंबर मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स को बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, दिसंबर मंथ में आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारा सर्कुलर आया था, तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम कुछ सर्कुलर को डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग सर्कुलर रहेगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि दिसंबर मंथ के आरबीआई सर्कुलर का ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला सर्कुलर जो हमारे सामने है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है ये 11 दिसंबर 2023 का है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 को लेकर के। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत सरकार के द्वारा पहले सीरीज और दूसरे सीरीज के तहत सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जा चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत सरकार के द्वारा जो तीसरे और चौथे सीरीज के तहत सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया जाएगा उसको लेकर के सरकार ने डेट अनाउंस किया है और उसी के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है समझाने में, क्योंकि मैंने इस स्कीम से जुड़ा हुआ जितना सारा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उन सभी को ऐड किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप अभी ये पूरा अच्छे से समझ लेते हैं तो आने वाले समय में कभी भी अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूज़ देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया जाता है वो फिजिकल गोल्ड का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि गोल्ड में निवेश करना कितना अच्छा होता है और आपने सोचा कि चलो 10 ग्राम फिजिकल गोल्ड खरीद के मैं रख लेता हूँ, तो आप 10 ग्राम फिजिकल गोल्ड खरीदने के जगह पे 10 ग्राम के वैल्यू के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने 10 ग्राम फिजिकल गोल्ड खरीदा और अपने घर में रख लिया। आज से 10 साल के बाद लेट्स से कि गोल्ड का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो आपके पास जो गोल्ड है, आपने जो गोल्ड खरीदा है उसका भी प्राइस उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेम इसी प्रकार से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में होता है। आज आपने 10 ग्राम के वैल्यू का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया और 10 साल के बाद ये मैच्योर हो गया, तो उस समय आपको कितना पैसा मिलेगा, तो उस समय मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस होगा उसी हिसाब से आपको भी पैसा मिलेगा। तो इसीलिए जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है उसको फिजिकल गोल्ड का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, यानी कि फिजिकल गोल्ड खरीदने के जगह पे आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, इस स्कीम को लॉन्च क्यों किया गया था, किस उद्देश्य के साथ सरकार ने इसको लॉन्च किया था, तो आपको पता होगा कि हमारे देश में गोल्ड का कितना ज़्यादा डिमांड है और हमारा जो सेविंग्स रहता है उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हम गोल्ड खरीदने में लगा देते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कम करने के लिए सरकार ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को नवंबर 2015 में लॉन्च किया था। अब देखिए, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। किसके बिहाफ पे, तो भारत सरकार के बिहाफ पे। ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस स्कीम का जो प्रोविजंस है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को भारत सरकार अलग अलग ट्रांचेस में ऑफर करता है लोगों को लिमिटेड पीरियड के लिए। एक ही बार में ऑफर नहीं करता है, अलग अलग ट्रांचेस में इसको ऑफर करता है लिमिटेड पीरियड के लिए। जैसे कि पहला पहला सीरीज के तहत भारत सरकार ने कुछ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया और 3-4 दिन का समय रहता है। तो अगर आपको इन बॉन्ड्स में निवेश करना है तो आपको 3-4 दिन के अंदर ही इसके लिए बिडिंग अपना प्लेस करना होता है। तो इस प्रकार से सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को अलग अलग ट्रांचेस में और लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर करता है। अब अगर हम बात करें कि इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड कितना है, तो मिनिमम जो इन बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना है, 8 साल है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको 8 साल से पहले इन बॉन्ड को रिडीम करना है, इससे बाहर आना है, तो यहाँ पे आप कब ये कर सकते हैं, तो 5th, 6th और 7th ईयर में आप ऐसा कर सकते हैं। जो प्री मैच्योर विड्रॉवल फैसिलिटी है वो 5th, 6th और 7th ईयर में अवेलेबल है। ठीक है,
इसके बाद देखिए, अगर आपने इन बॉन्ड्स में निवेश किया तो इसके लिए आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, चेक के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का ही कैश पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो बॉन्ड्स है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, ये किसके द्वारा सेल किया जाता है। अगर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना है तो आप किसके पास जाएंगे। तो यहाँ पे बैंक्स है, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो इन सब के थ्रू जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेल किया जाता है। और कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो इन्वेस्टर होगा वो फेमा एक्ट 1999 के तहत रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एग्जाम्पल्स है एलिजिबल इन्वेस्टर का। ये सब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर निवेश कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, जैसे कि मान लीजिए आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना है तो आपको मिनिमम कितना निवेश करना होगा। तो मिनिमम आपको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में निवेश करना होगा। और मैक्सिमम आप कितना निवेश कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वो मैक्सिमम 4 kg ऑफ गोल्ड में निवेश कर सकता है। अगर हम बात करें ट्रस्ट को लेकर के, तो ट्रस्ट यहाँ पे मैक्सिमम 20 kg ऑफ गोल्ड में निवेश कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जाहिर सा बात है कि ये बॉन्ड है तो इसके ऊपर कुछ तो इंटरेस्ट मिलता होगा। तो अगर हम इंटरेस्ट का बात करें तो 2.50 पर एनम के हिसाब से यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। 2.50% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। और देखिए, ये कैलकुलेट तो ईयरली होता है। और किस पे कैलकुलेट होता है। तो जो नॉमिनल वैल्यू है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, उसका 2.50% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट होता है। लेकिन आपको ये हर 6 महीने में दे दिया जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इन बॉन्ड्स का जो प्राइस है वो किस तरीके से तय किया जाता है। तो जब भारत सरकार के द्वारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जाता है तो उसके पिछले वाले सप्ताह का जो लास्ट 3 दिन होता है, लास्ट 3 दिन में जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के द्वारा 999 प्योरिटी के गोल्ड का प्राइस पब्लिश किया जाता है। तो उसका एवरेज निकाला जाता है और उसी हिसाब से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो प्राइस है वो तय किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो इंडियन रुपीस में तय किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। देखिए, 11 दिसंबर 2023 का सर्कुलर है ये। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है उसको अलग अलग ट्रांचेस में लिमिटेड पीरियड के लिए इशू किया जाता है, अलग अलग सीरीज में उसको लिमिटेड पीरियड के लिए इशू किया जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत सरकार के द्वारा पहले सीरीज के तहत और दूसरे सीरीज के तहत ऑलरेडी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जा चुका है। अब तीसरे सीरीज के तहत और चौथी सीरीज के तहत जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो इसके लिए डेट को अनाउंस किया गया है और उसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर है। यहाँ पे एक बात बताना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए तीसरे सीरीज के तहत भारत सरकार ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लोगों को ऑफर किया। तो यहाँ पे अगर आप तीसरे सीरीज के तहत जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ऑफर किया जा रहा है उसमें निवेश करते हैं तो आपको जो बॉन्ड इशू किया जाएगा उसके ऊपर ये मेंशन रहेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ये तीसरे सीरीज का बॉन्ड है, ये यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीसरा सीरीज है वो 18 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक ओपन था। तो जिस किसी को भी एसजीबी में यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना था वो 18 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक इसके लिए बिडिंग प्लेस कर सकता था। और अगर उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया होगा तो 28 दिसंबर 2023 को उसको बॉन्ड भी इशू कर दिया गया होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए जो चौथा सीरीज है, चौथा सीरीज 12 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी 2024 तक ओपन रहेगा। तो जिस किसी को भी इन्वेस्ट करना है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में वो 12 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी 2024 तक इसके लिए अपना बिड प्लेस कर सकता है। और अगर उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो 21 फरवरी 2024 को उसको बॉन्ड भी इशू कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर के। अगर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना है तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म का नाम है फॉर्म ए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है? तो फॉर्म ए। और इसमें आपको क्लियरली बताना पड़ता है कि आप कितने ग्राम गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं। आपको अपना पूरा नाम बताना होता है, आपको अपना एड्रेस देना होता है, इसके बाद आपका जो पैन डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे देना होता है। और देखिए, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है फॉर्म ए, वो आप कहाँ पे सबमिट करेंगे? तो डेजिग्नेटेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे आप इस पर्टिकुलर फॉर्म ए को सबमिट कर सकते हैं। तो ये सब को ऑथराइज किया गया है जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसके लिए एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए। इन सबको रिसीविंग ऑफिस माना जाता है। और देखिए, जब आप फॉर्म ए यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये जो रिसीविंग ऑफिस है, कुछ भी हो सकता है, ये मान लीजिए कोई पोस्ट ऑफिस है या फिर मान लीजिए कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, तो उसके द्वारा आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट दिया जाता है। और ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपको दिया जाता है ये फॉर्म बी में दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वो फॉर्म ए होता है। और जब आप वो एप्लीकेशन फॉर्म रिसीविंग ऑफिस में सबमिट करते हैं तो वहाँ से आपको जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट दिया जाता है वो फॉर्म बी में होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यही इस सर्कुलर में बेसिकली बताया जा रहा था कि जो सीरीज 3 और सीरीज 4 के तहत सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार के द्वारा इशू किया जाएगा, तो उसका डेट यहाँ पे बताया जा रहा था, ठीक है। और ये सर्कुलर किसके किसके लिए था? तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएससी, बीएससी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन सब के लिए ये पर्टिकुलर सर्कुलर था। समझ में आ गया? आगे बढ़े, दूसरे सर्कुलर को देखें। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये 12 दिसंबर 2023 का सर्कुलर है। रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए ई मैंडेट के लिमिट को 15,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपया कर दिया गया है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए ई मैंडेट होता क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स के बारे में, तो रेकरिंग ट्रांजेक्शन में क्या होता है, आपका बैंक ऑटोमेटिकली एक सेट इंटरवल पे, हर महीने, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में, हर 1 साल में, एक सेट इंटरवल पे एक स्पेसिफिक अकाउंट एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर देता है किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। यही क्या होता है, यही रेकरिंग ट्रांजेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट डिडक्ट हो जाता है ईएमआई के तौर पे, तो ये क्या कहलाएगा, ये रेकरिंग ट्रांजेक्शन ही कहलाएगा। आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मंथली वाला आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट डिडक्ट हो जा रहा है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, तो ये सब क्या कहलाता है, रेकरिंग ट्रांजेक्शन कहलाता है। अब रेकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए आपको अपने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना होता है। इसी इंस्ट्रक्शन पे बैंक क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से एक सेट इंटरवल पे डिडक्ट कर देता है किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो आप जो बैंक को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं यही क्या कहलाता है, यही ई मैंडेट कहलाता है। समझ में आ गया ई मैंडेट क्या होता है? अब देखिए, ये जो ई मैंडेट होता है इसमें एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये जो ई मैंडेट में एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है, इससे आपको जब आप ई मैंडेट के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं उस समय गुजरना पड़ता है, या फिर जब आपका पहला ट्रांजेक्शन होता है उस समय आपको इससे गुजरना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, तो पहली बार जब आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक अमाउंट डिडक्ट होगा तो उस समय आपको एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा। आपके पास एक ओटीपी आएगा, जब आप वो ओटीपी एंटर करेंगे तभी आपका ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा। उसके बाद आपका हर मंथ का जो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा कटेगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उस समय आपको एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ई मैंडेट में क्या होता है, एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन AFA होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। अब आपको ये सर्कुलर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी क्या नियम है, अभी अगर आपने अपने बैंक को ई मैंडेट दिया हुआ है
आपने अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए, और रेकरिंग ट्रांजेक्शन का जो वैल्यू है वो 15,000 रुपए तक है, तो इस केस में आपको एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन से नहीं गुजरना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने जो बैंक को ई मैंडेट दिया हुआ है रेकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए, उसका वैल्यू 13,000 है, 12,000 है, तो इस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली हर महीने या फिर जो भी आपका सेट इंटरवल होगा, आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा। आपको एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन आपने जो ई मैंडेट दिया हुआ है रेकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए, उसका वैल्यू 15,000 से ज्यादा है, तो उस केस में आपको AFA से गुजरना होगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, ये जो रेकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए ई मैंडेट का लिमिट है 15,000, इसको बढ़ा करके 1,00,000 रुपया कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि अब अगर आपने बैंक को ई मैंडेट दिया हुआ है रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए जिसका वैल्यू 1,00,000 रुपए तक है, तो आपको एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन से नहीं गुजरना होगा। आपका जो रेकरिंग ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर रेकरिंग ट्रांजेक्शन का वैल्यू 1,00,000 रुपए से अब ज़्यादा होता है, तो इस केस में आपके पास एक OTP आएगा। जब आप उस OTP को इंटर करेंगे तभी आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे रेकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए जो ई मैंडेट का लिमिट है उसको 15,000 से बढ़ा करके 1,00,000 रुपया कर दिया गया है। समझ में आ गया? और देखिए यहाँ पे ये जो लिमिट को बढ़ाया गया है, रेकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए ई मैंडेट के लिमिट को बढ़ाया गया है, 15,000 से 1,00,000 रुपया कर दिया गया है, तो ये हर प्रकार के रेकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए नहीं किया गया है। 3 कैटेगरीज के तहत जो रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स होगा सिर्फ उसी के लिए इस लिमिट को बढ़ाया गया है। और ये 3 कैटेगरीज क्या क्या है, तो जो म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन होता है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट होता है, जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट है, तो इन 3 कैटेगरीज के तहत जो भी रेकरिंग ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए ई मैंडेट के लिमिट को 15,000 से बढ़ा करके 1,00,000 रुपीज कर दिया गया है पर ट्रांजेक्शन के लिए। समझ में आ गया इस पर्टिकुलर सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है? अब देखिए यहाँ पे सर्कुलर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस इशू किया गया है वो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 10 और सेक्शन 18 के तहत किया गया है। आपको क्या याद रखना है? आपको बस इतना याद रखना है कि रेकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए जो ई मैंडेट का लिमिट है उसको 15,000 से बढ़ा करके 1,00,000 रुपया कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पहले अगर आपका रेकरिंग ट्रांजेक्शन का वैल्यू 15,000 रुपए तक है तो आपको AFA से नहीं गुजरना पड़ता था। 15,000 से अगर ज़्यादा का वैल्यू का रेकरिंग ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको AFA से गुजरना पड़ता था। आपके पास OTP आता था, जब आप OTP को इंटर करते थे तभी आपका ट्रांजेक्शन हो पाता था। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, अब इस लिमिट को बढ़ा करके 1,00,000 रुपीज़ कर दिया गया है। मतलब कि अब 1,00,000 रुपए तक के वैल्यू वाला अगर आपका रेकरिंग ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस केस में आपको AFA से नहीं गुजरना पड़ेगा। 1,00,000 से ज़्यादा का अगर आपका रेकरिंग ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस केस में आपको एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन से गुजरना पड़ेगा। आपके पास OTP आएगा, OTP को जब आप एंटर करेंगे तभी आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, दूसरे सर्कुलर को देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 18 दिसंबर 2023 का है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर एक नए जिला को फॉर्म किया गया है जिसका नाम है मऊगंज। तो इस नए जिले के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बैंक को लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है, उसको लेकर के ये पर्टिकुलर सर्कुलर है। तो इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये लीड बैंक होता क्या है, ये आरबीआई ने जो लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, तब हम इस सर्कुलर के ऊपर आएंगे। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1969 में लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था इस उद्देश्य के साथ कि हमारे देश के अंदर जो ग्रामीण इलाका है, जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे लोगों को जो बैंकिंग सर्विसेज मिल रहा है उसको इम्प्रूव किया जा सके, वहाँ को लोगों को जो क्रेडिट फैसिलिटी मिल रहा है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इन सब उद्देश्य के साथ आरबीआई ने लीड बैंक स्कीम को 1969 में लॉन्च किया था। अब इस स्कीम के तहत होता क्या है, तो इस स्कीम के तहत हमारे देश में जितने सारे भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को लीड बैंक के तौर पे चुना जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक जिला है, कोई भी मान लीजिए एक जिला है, उसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा ब्रांच है, तो उस जिला के लिए बैंक ऑफ इंडिया को लीड बैंक चुन लिया जाता है। तो ये लीड बैंक स्कीम के तहत होता है। अब
जिस जिला के अंदर लीड बैंक को चुना जाता है, कोई भी बैंक ये हो सकता है, कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो सकता है, तो वो लीड बैंक के तौर पे करता क्या है, तो वो उस जिला के अंदर लीडर के तौर पे काम करता है। उस जिला में बाकी जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, बाकी जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है एग्रीकल्चर, एमएससी, दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, तो उन सभी प्रयासों को ये देखने का काम करता है, उसको कोऑर्डिनेट काम करने का काम करता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। तो ये काम होता है लीड बैंक का। समझ में आ गया? अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। तो देखिए इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर एक नए जिला को फॉर्म किया है जिसका नाम है मऊगंज। अब इस नए जिला के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लीड बैंक को चुना गया है। तो यहाँ पे किसको लीड बैंक के तौर पे चुना गया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है, जो मऊगंज है, जो एक नया डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर जिसको फॉर्म किया गया है उसके लिए। समझ में आ गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है मऊगंज के लिए, यानी कि मऊगंज के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लीड बैंक के तौर पे चुना गया है। तो ये मऊगंज के अंदर लीडर के तौर पे काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये सर्कुलर। आगे बढ़े, दूसरे सर्कुलर को देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर 19 दिसंबर 2023 का है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में आपने सुना होगा, एआईएफ। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में हमारे देश में जो बैंक है, एनबीएफसीज है, वो निवेश करते हैं। तो उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको लेकर के आरबीआई ने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किया है। अब जब कभी भी कोई बैंक, कोई एनबीएफसी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश करेगा तो उसको आरबीआई का ये इंस्ट्रक्शंस मानना पड़ेगा। तो कौन कौन सा इंस्ट्रक्शंस आरबीआई ने दिया है उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एआईएफ होता क्या है। देखिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या एआईएफ एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो कि ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस में निवेश करता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये अलग अलग इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करता है और फिर इस फंड को वो ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है एफडी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सब में नहीं, ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस में ये निवेश करता है। जैसे कि प्राइवेट इक्विटी हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसमें ये निवेश करता है। वेंचर कैपिटल में ये निवेश करता है। कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि इसका ग्रोथ होगा, तो उसमें ये निवेश करता है। हेज फंड्स के बारे में आपने सुना होगा, रिस्क को कम करके ये जो प्रॉफिट जनरेट करने के ऊपर फोकस करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है, हेज फंड्स में निवेश करता है, रियल एस्टेट में निवेश करता है, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स, इन सब में निवेश करता है। जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है एफडी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इन सब के अलावा ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस जैसे कि प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स, रियल एस्टेट, इन सब में निवेश करने का काम करता है। अब देखिए, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ये हर किसी के लिए ओपन नहीं होता है। जनरली जो एआईएफ होता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होता है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, उनके द्वारा ही निवेश किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है, अगर आप उसको दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसीलिए एआईएफ के अंदर जनरली जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा ही निवेश किया जाता है। और जितना सारा भी एआईएफ है उसको सेबी रेगुलेट करता है, सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशंस 2012 के तहत। और देखिए, जो ये एआईएफ है, इसको या तो ट्रस्ट के तौर पे सेटअप किया जा सकता है, या तो इसको कंपनी के तौर पे सेटअप किया जा सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पे सेटअप किया जा सकता है, या तो कॉर्पोरेट बॉडी के तौर पे सेटअप किया जा सकता है। समझ में आ गया एआईएफ क्या होता है? एआईएफ बेसिकली, इसको आप ट्रस्ट के तौर पे, कंपनी के तौर पे, एलएलपी के तौर पे, कॉर्पोरेट बॉडी के तौर पे सेटअप कर सकते हैं। ये क्या करता है, अलग अलग इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करता है और ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस जैसे कि प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स, रियल एस्टेट, इन सब में निवेश करता है। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। देखिए, हमारे देश में जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, जो बैंक है, एनबीएफसीज है, उनके द्वारा जो भी पैसा हम वहाँ पे जाकर के डिपॉजिट करते हैं, तो वो पैसा का वो क्या करते हैं, लेंडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा जो
इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके एक पार्ट के तौर पे रेगुलेटेड एंटिटीज एआईएफ के यूनिट में भी निवेश करते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटीज और एआईएफ के बीच में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस को नोटिस किया जो ट्रांजैक्शन सही नहीं है। अब यहाँ पे किस तरह के ट्रांजैक्शन के बारे में बात हो रहा है वो समझिए। देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज क्या कर रहा था, वो किसी बोरोवर को, अब यहाँ पे बोरोवर का मतलब आप कोई कंपनी समझ लीजिए, रेगुलेटेड एंटिटी क्या कर रहा था, वो किसी बोरोवर को डायरेक्ट लोन देने के जगह पे इनडायरेक्टली उसको लोन प्रोवाइड कर रहा था। रेगुलेटेड एंटिटी क्या कर रहा था, किसी बोरोवर को डायरेक्ट लोन देने के जगह पे जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसके यूनिट में निवेश कर रहा था और फिर एआईएफ के द्वारा उस पर्टिकुलर कंपनी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोन जो है वो दिया जा रहा था। तो यहाँ पे अब ये हो क्यों रहा था उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। आई नो अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए मान लीजिए कि कोई रेगुलेटेड एंटिटी है, उसने किसी कंपनी को लोन दिया। अब उस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो कंपनी बहुत ही बुरी हालत में है, वो कंपनी उस पर्टिकुलर बैंक का मान लीजिए कि पैसा नहीं चुका पा रही है। तो यहाँ पे अब ये बैंक क्या करता है, ये बैंक क्या कर रहा है, ये एआईएफ के यूनिट में ये कुछ पैसा निवेश कर देता है और फिर ये एआईएफ क्या कर रहा है, एआईएफ वही पैसा का इस्तेमाल करके वो जो कंपनी है उसको लोन के तौर पे दे रहा है। फिर वो कंपनी क्या कर रहा है, वो कंपनी फिर उस कंपनी को जो उस पर्टिकुलर रेगुलेटेड एंटिटी को, उस बैंक को जो पैसा चुकाना था, उसने जो लोन लिया था जो वो नहीं चुका पा रहा था, तो वो पर्टिकुलर कंपनी क्या कर रहा है, उस रेगुलेटेड एंटिटी को अपने लोन का रिपेमेंट कर दे रहा है उस पैसे से। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन का एवरग्रीनिंग हो रहा है। लोन के एवरग्रीनिंग का क्या मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग लोन का रिपेमेंट करने के लिए नया लोन दिया जा रहा है और जिस तरीके से ऐसा हो रहा है वो सही नहीं है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए आरबीआई ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जारी किया है। तो इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे कुछ कुछ बात कहा गया है जो अब रेगुलेटेड एंटिटी को मानना पड़ेगा जब भी वो एआईएफ के यूनिट में निवेश कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से कि कौन कौन सा बात कहा गया है रेगुलेटेड एंटिटी को मानने के लिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी को कहा गया है कि वो किसी भी ऐसे एआईएफ के स्कीम में निवेश नहीं करेगा जिस एआईएफ ने रेगुलेटेड एंटिटी के डेटर कंपनी में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली निवेश किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए डेटर कंपनी का यहाँ पे क्या मतलब है वो समझिए। तो डेटर कंपनी का यहाँ पे मतलब है वैसा कंपनी जिसको कि रेगुलेटेड एंटिटी ने करेंट बेसिस पे लोन दिया हुआ है, या फिर कोई ऐसा कंपनी जिसके साथ रेगुलेटेड एंटिटी का लास्ट 12 मंथ में कोई लोन एग्रीमेंट है, या फिर रेगुलेटेड एंटिटी ने उस पर्टिकुलर कंपनी में लास्ट 12 मंथ में इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे डेटेड कंपनी का ये मतलब है। तो क्या कहा गया है कि रेगुलेटेड एंटिटी किसी भी ऐसे एआईएफ के स्कीम में निवेश नहीं करेगा जिस एआईएफ ने, क्योंकि देखिए एआईएफ क्या करता है, ये तो इन्वेस्टर से फंड लेकर के इन्वेस्टमेंट करता है, ऑल्टरनेटिव जो एसेट क्लासेस है उसमें निवेश करता है। तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी एआईएफ के लिए क्या है, एक तरीके से ये इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी को क्या कहा गया है कि वो एआईएफ के किसी भी ऐसे स्कीम में निवेश नहीं करेगा जिसने कि रेगुलेटेड एंटिटी के डेटर कंपनी में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट को देखें। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई एआईएफ स्कीम है जिसमें कि रेगुलेटेड एंटिटी ऑलरेडी इन्वेस्टर है, तो इस केस में यहाँ पे अगर वो पर्टिकुलर एआईएफ स्कीम किसी डेटर कंपनी, कोई रेगुलेटेड एंटिटी का डेटर कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो जिस दिन एआईएफ स्कीम ऐसा करता है उसके 30 दिन के अंदर रेगुलेटेड एंटिटी को उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर्टिकुलर एआईएफ स्कीम में, उस इन्वेस्टमेंट को उसको लिक्विडेट करना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो होल्डिंग है उसको सेल करना होगा रेगुलेटेड एंटिटी को, अपने इन्वेस्टमेंट को उसको कैश में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी है जो कि पहले से ही इस तरीके के, अब ये सर्कुलर तो अभी आया है, अब मान लीजिए कि कोई रेगुलेटेड एंटिटी है वो पहले से ही एआईएफ स्कीम में इन्वेस्टेड है और उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस स्कीम ने पहले से ही रेगुलेटेड एंटिटी की किसी डेटर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इस केस में जिस दिन ये सर्कुलर इशू हुआ है उसके 30 दिन के अंदर रेगुलेटेड एंटिटी को उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको लिक्विडेट करना होगा, यानी कि उसका जो होल्डिंग है उसको बेचना होगा, उसको अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ गया ये तीनों पॉइंट। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट है। अब देखिए
जैसा क्या होता है कि शेयर में जब आप निवेश करते हैं तो शेयर में आपको जब भी सेल करना है आप कर सकते हैं। कितना इजी होता है सेल करना। वहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसको लिक्विडेट करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसको लिक्विडेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं होता है, थोड़ा-सा टफ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में वही लोग निवेश करते हैं जो रिस्क लेने के लिए कैपेबल होते हैं। बोला ही जाता है कि जो मैच्योर इन्वेस्टर है, वही एआईएफ के अंदर निवेश करता है, जो ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए ज़्यादा रिस्क लेने का क्षमता रखता है। तो यहाँ पे जो एआईएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, उसको लिक्विडेट करना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी है जिसने जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम दिया गया है उसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में उसको क्या करना होगा? इस केस में उसको उसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका 100% अलग से कैपिटल रखना होगा रिस्क को कवर करने के लिए। समझ में आ गया ये तीनों पॉइंट? एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि कहाँ गया? हाँ, सबसे पहले पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो किसी भी ऐसे आईएफ के स्कीम में निवेश नहीं करेगा जिस स्कीम ने रेगुलेटेड एंटिटी के डेटर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। समझ में आ गया? दूसरे पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि अगर कोई एआईएफ स्कीम है जिसमें रेगुलेटेड एंटिटी पहले से ही इन्वेस्टर है और वो एआईएफ स्कीम अब किसी डेटर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इस केस में जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट होगा उसके 30 दिन के अंदर रेगुलेटेड एंटिटी को अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना होगा। उसने जो भी उसका होल्डिंग है उसको सेल करना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अगर रेगुलेटेड एंटिटी पहले से ही किसी स्कीम में इन्वेस्टेड है और उस स्कीम ने रेगुलेटेड एंटिटी के किसी डेटर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो जिस दिन ये सर्कुलर इशू हुआ है उसके 30 दिन के अंदर रेगुलेटेड एंटिटी को उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको लिक्विडेट करना होगा। और तीसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि अगर जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उसके अंदर रेगुलेटेड एंटिटी अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट नहीं कर पाया, तो उसको उसने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका 100% उसको अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होगा रिस्क को कवर करने के लिए। समझ में आ गया? अब देखिए, इन सब के अलावा क्या बोला जा रहा है, अगर रेगुलेटेड एंटिटी एआईएफ स्कीम के किसी सब ऑर्डिनेटेड यूनिट में निवेश करता है जो कि प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को फॉलो करता है। अब ये क्या है? तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई एआईएफ स्कीम है जो कि प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को फॉलो करता है, तो इसमें होता क्या है कि जितना भी इन्वेस्टर है उसको दो भाग में बांट दिया जाता है। एक होता है सीनियर इन्वेस्टर्स और एक होता है जूनियर इन्वेस्टर। तो जो भी प्रॉफिट ये लोग अर्न करता है वो क्या होता है कि पहले सीनियर इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, फिर जूनियर इन्वेस्टर को दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर रेगुलेटेड एंटिटी एआईएफ स्कीम के किसी ऐसे सबऑर्डिनेटेड यूनिट में इन्वेस्टमेंट करता है जो कि प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को फॉलो कर रहा है, तो इस केस में उसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उतना उसको रेगुलेटेड एंटिटी का जो कैपिटल फंड है उसमें से डिडक्ट करना होगा। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये इतना सारा इंस्ट्रक्शंस था जो कि रेगुलेटेड एंटिटी के लिए आरबीआई ने जारी किया था और ये रेगुलेटेड एंटिटी को मानना पड़ेगा। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो कौन कौन से एक्ट के तहत जारी किया गया है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 21, 35A और सेक्शन 56 के तहत जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के चैप्टर 3B के तहत, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के सेक्शन 38, 32, 33 के तहत, और जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो तुरंत प्रभावी भी हो चुका है। अगर हम बात करें तो ये सब जो इंस्ट्रक्शंस है वो किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो जितना भी आप कमर्शियल बैंक देख रहे हैं इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरियाज बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो इन सब के ऊपर जो ये नियम है ये लागू होगा। आई होप आपको ये सर्कुलर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 20 दिसंबर 2023 का है।
कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन या टोकनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है, अब जो कार्ड इशूइंग बैंक्स है, यानी कि जिस बैंक के द्वारा आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, अब डायरेक्टली उस बैंक के थ्रू कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो इस पूरे सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन है क्या। सबसे पहला बात तो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन और टोकनाइजेशन दोनों सेम ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2021 में इंट्रोड्यूस किया था और अक्टूबर 2022 से ये हमारे देश में लागू हो गया था। अब जब ये सिस्टम हमारे देश में नहीं था, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सिस्टम हमारे देश में नहीं था, उससे पहले क्या होता था कि अगर आप किसी ऑनलाइन मर्चेंट से शॉपिंग करते थे, कोई फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मीशो है, मिंत्रा है, किसी से भी अगर आप शॉपिंग करते थे अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके, तो वहाँ पे आपका जो कार्ड डिटेल्स होता था वो स्टोर कर लिया जाता था उन ऑनलाइन मर्चेंट के द्वारा। अब होता क्या था कि जब कभी भी ऑनलाइन मर्चेंट का डेटा लीक होता था, तो उसके साथ आपका जो कार्ड डिटेल्स है वो भी लीक हो जाता था। तो यहाँ पे इस चीज़ को रोकने के लिए आरबीआई ने ऑनलाइन मर्चेंट को क्या बोला कि आप कस्टमर्स के कार्ड डिटेल्स को अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, उसके जगह पे आप टोकन को अपने पास स्टोर करके रखेंगे। तो ये जो पूरा टोकनाइजेशन सिस्टम है, टोकनाइजेशन सिस्टम या कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें आपके और हमारा जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स होता है, जैसे कि कार्ड नंबर, सीवीवी, आपका नाम, एक्सपायरी डेट, इन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाता है एक ऑल्टरनेट कोड से, जिसको कि टोकन कहा जाता है। तो पहले ऑनलाइन मर्चेंट के पास आपका जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स स्टोर होता था, उसके जगह पे अब ऑनलाइन मर्चेंट के पास टोकन स्टोर रहता है और इसी के थ्रू आपका ट्रांजैक्शन होता है। समझ में आ गया? और देखिए यहाँ पे आपके कार्ड के लिए जो टोकन को जनरेट किया जाता है वो यूजर्स कार्ड स्पेसिफिक होता है। अगर आपके पास 2 कार्ड है तो दोनों के लिए अलग अलग टोकन जनरेट होगा, ठीक है। और ये मर्चेंट स्पेसिफिक भी होता है, जैसे कि अमेजॉन के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड के लिए एक टोकन जनरेट कर लिया और वो अमेजॉन के लिए भी हो गया और फ्लिपकार्ट के लिए भी हो गया। आपको अमेजॉन के लिए अलग टोकन जनरेट करना होगा और आपको फ्लिपकार्ट के लिए अलग टोकन जनरेट करना होगा। तो जो टोकन होता है वो यूजर्स कार्ड स्पेसिफिक होता है और वो मर्चेंट स्पेसिफिक होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या समझा कि टोकनाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, आपका जो कार्ड का डिटेल्स रहता है, जो ट्रू डिटेल्स रहता है, उसको छिपा दिया जाता है एक टोकन से। और अब देखिए अगर किसी भी मर्चेंट वेबसाइट का डेटा लीक भी होगा तो इसमें क्या होगा कि जो हैकर्स है वो आपके कार्ड का मिसयूज नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन मर्चेंट के पास आपके कार्ड का जो ट्रू डिटेल्स है वो तो है ही नहीं। उसके जगह पे क्या स्टोर है, उसके जगह पे टोकन स्टोर है जिसके थ्रू आपका ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए अभी तक क्या होता है ना, अभी तक हमें अलग अलग मर्चेंट के लिए उसके अलग अलग एप्लीकेशन या वेब पेज पे जा करके टोकन जनरेट करना होता है अपने कार्ड के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको अमेजॉन के लिए टोकन जनरेट करना है, तो आपको अमेजॉन के ऐप पे या फिर उसके वेब पेज पे जाना होगा और वहाँ पे आपको अपने कार्ड के लिए टोकन जनरेट करना होगा। अगर आपको फ्लिपकार्ट के लिए करना है तो आपको फ्लिपकार्ट के ऐप पे या फिर वेब पेज पे जाना होगा और वहाँ पे आपको अपने कार्ड के लिए टोकन जनरेट करना होगा। तो क्या होता है कि अलग अलग मर्चेंट के लिए आपको अलग अलग मर्चेंट एप्लीकेशन या वेब पेज पे जा करके अपने कार्ड के लिए टोकन जनरेट करना होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। तो अभी यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो पूरा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सिस्टम है उसको अपनाएं, ताकि उनका जो कार्ड डिटेल्स है वो सिक्योर रहे। इस चीज़ के लिए आरबीआई ने यहाँ पे एक फैसला लिया है। आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने बोला है कि अब जो ये कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन फैसिलिटी है वो डायरेक्टली आपको जो कार्ड इशूइंग बैंक है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके थ्रू प्रोवाइड किया जा सकेगा। समझ में आ गया? देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक आपको अलग अलग मर्चेंट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन या वेब पेज पे जाकर के टोकन जनरेट करना होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब एक सिंगल प्रोसेस के थ्रू आप मल्टीपल मर्चेंट के लिए अपने कार्ड के अगेंस्ट में टोकन जनरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे आरबीआई ने पूरा प्रोसेस बताया है, जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आरबीआई ने बताया है कि किस तरीके से जो कार्ड इशूअर है, जो बैंक है, उसके द्वारा किस तरीके से ये जो फैसिलिटी है ये प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आरबीआई ने पूरा रिक्वायरमेंट का एक लिस्ट दिया है। तो इसको हम समझते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा। देखिए
आपको अपने कार्ड के लिए जो टोकन जनरेट करना है वो किस तरीके से होगा, तो आपके बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है या फिर आपके बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप अपने कार्ड के अगेंस्ट में टोकन जनरेट कर सकते थे। पहले क्या होता था, पहले आपको अलग अलग मर्चेंट के एप्लीकेशन पे या फिर उसके वेब पेज पे जा करके अपने कार्ड के अगेंस्ट में टोकन जनरेट करना होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको अलग अलग मर्चेंट के ऐप या वेब पेज पे जा करके ऐसा नहीं करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप आपके बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है या फिर आपके बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जा करके अलग अलग मर्चेंट के लिए अपने कार्ड के अगेंस्ट में टोकन जनरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पे आपके कार्ड के लिए जो टोकन जनरेट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके सहमति से ही होगा। और यहाँ पे एक AFA वैलिडेशन होगा, एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत ये वैलिडेट किया जाएगा कि आप सच में चाहते हैं अपने कार्ड के अगेंस्ट में टोकन जनरेट करना। और देखिए मान लीजिए कि जैसा कि हमने बात किया कि मर्चेंट स्पेसिफिक होता है, अलग अलग मर्चेंट के लिए आपको अलग अलग जो टोकन है वो जनरेट करना होगा। अब मान लीजिए कि आपको मल्टीपल मर्चेंट के लिए टोकन जनरेट करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि हर मर्चेंट के लिए AFA वैलिडेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पे अगर आपने एक साथ बहुत सारे मर्चेंट को सेलेक्ट किया है, उसके लिए आपको अगर अपने कार्ड के अगेंस्ट में टोकन जनरेट करना है तो उन सब के लिए एक ही बार AFA वैलिडेशन होगा। इसके थ्रू ये वैलिडेट किया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी को वैलिडेट किया जाएगा, ये वैलिडेट किया जाएगा कि आप सच में चाहते हैं अपने कार्ड के अगेंस्ट में टोकन जनरेट करना। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको जो टोकन जनरेट करके दिया जाएगा आपके कार्ड के अगेंस्ट में वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, वो कहाँ पे विजिबल होगा। तो जिस भी मर्चेंट के लिए आपने अपने कार्ड के अगेंस्ट में टोकन जनरेट किया होगा तो उस मर्चेंट का जो पेमेंट पेज होता है, जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट में जब आप शॉपिंग कर लेते हैं और जब पेमेंट का बारी आता है तो एक पेमेंट पेज आता है, तो वहाँ पे आपको ये टोकन अवेलेबल मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप अपने कार्ड के अगेंस्ट में टोकन कब जनरेट कर सकते हैं, आप अपने कार्ड को कब टोकनाइज कर सकते हैं, तो जब आपको नया कार्ड मिला है, जब आपको बैंक ने, कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने आपको क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड इशू किया है, उस समय आप ऐसा कर सकते हैं या फिर बाद में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे जो कार्ड इशूअर है, जो आपका बैंक है, उसको यहाँ पे RBI ने बोला है कि वो किस किस मर्चेंट के लिए ये जो टोकनाइजेशन सर्विस है ये प्रोवाइड कर सकता है, उसका एक पूरा लिस्ट तैयार करेगा और वो पूरा एक लिस्ट तैयार करके आपको प्रोवाइड करेगा। इसके बाद यहाँ पे जो कार्ड होल्डर है वो सेलेक्ट कर सकता है कि किस किस मर्चेंट के साथ वो जो टोकन है वो मेंटेन करना चाहता है, किस किस मर्चेंट के लिए वो अपने कार्ड को टोकनाइज करना चाहता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके कार्ड के अगेंस्ट में टोकन जनरेट किया जाएगा वो या तो आपको कार्ड नेटवर्क के द्वारा इशू किया जाएगा, जो वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, रूपी है, उसके द्वारा इशू किया जाएगा, या फिर आपको जो बैंक है उसके द्वारा इशू किया जाएगा, या फिर दोनों के द्वारा आपको इशू किया जा सकता है। तो ये सारा बात इस सर्कुलर में बोला गया है। इसके अलावा देखिए जो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन है उसके ऊपर ऑलरेडी RBI ने 2-3 सर्कुलर पब्लिश किया हुआ है। 2019 में, 2021 में 2 सर्कुलर आया था, 2022 में 1 सर्कुलर आया था। तो यहाँ पे इस सर्कुलर के माध्यम से ये भी क्लेरिफाई किया गया है कि पहले के सर्कुलर में जो भी प्रोविज़न था वो एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर है, इसके ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जब ये RBI ने अनाउंस किया था तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको और भी डिटेल में चीज़ों को जानना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जा करके आप ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर का ये हमारा लास्ट सर्कुलर है। जो भी रिमेनिंग सर्कुलर बचा हुआ डिस्कशन के लिए उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको जितने सारे भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।